वेलकम बैक टू द कैनेडियन फीवर यूट्यूब वीडियो एंड इंस्टाग्राम वीडियो। बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर मैं 24 दिसंबर 2022 के आइल्स एग्जाम के अंदर टास्क 1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, कैसे हम एक अच्छे बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में डिस्कशन होगी इस वीडियो के अंदर। और बेसिकली मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जितने भी एग्ज़ाम होंगे अब उन सभी के टास्क 1 एंड टास्क 2 मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट के दोनों के ही एक सैम्पल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिकली सैम्पल आंसर मैं पहले भी प्रोवाइड किया करता था, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वहीं से ये प्रिंट आउट लिया हुआ है ताकि आपको ईजी होगा समझाने के अंदर। और सैम्पल आंसर तो प्रोवाइड करते थे, बट एक मैं एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाया करूँगा जिसमें एक्सप्लेन किया करूँगा और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताया करूँगा कैसे यूज़ करके एक हायर बैंड अचीव कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेरे को डीएम वगैरह आते रहते हैं इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी कमेंट आते हैं कि सर कैसे सॉल्व करें, आपने लिख तो दिया है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत लग रहा है ये वो। तो उन सभी चीज़ों के आंसर देने के लिए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको स्टिल ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस ज़रूर लिखिएगा। मैं रीडिंग के ऊपर भी इसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दिया करूँगा। अब चलिए बात करते हैं कि बेसिकली 24 दिसंबर को हमें एक बार ग्राफ देखने को मिला था। हाँ, एक और चीज़ मेरे माइंड में अभी आई कि मैं अक्सर जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ एट सम सिटी, क्योंकि मुझे पता है कई बार आईडीपी दो टाइप के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करती है। कुछ सिटीज़ में कुछ और क्वेश्चन होता है और कुछ सिटीज़ में कुछ और क्वेश्चन होता है। तो काफ़ी बच्चे आज की वीडियो के नीचे भी, आज की पोस्ट के नीचे भी कमेंट कर रहे थे कि सर ये वाला ग्राफ नहीं था, टेबल ग्राफ आया था, पोटैटोज करके आया था। तो बच्चे मुझे ऑलरेडी पता है, मैं ऑलरेडी अपलोड वो भी कर चुका हूँ। आप प्रोफाइल में जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने काफ़ी बच्चों को रिप्लाई भी किया इस बार कि ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके सैम्पल आंसर भी मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा। मैं यहाँ पर एट सम सिटीज़ का मतलब ही यही है कि बच्चे ये कुछ जगहों पर आया, कुछ जगहों पर नहीं आया है। और इसके साथ मैंने वो दूसरा भी पोस्ट कर दिया होता है। अगर नहीं किया तो आप प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पर ये वाला आया था, ये वाला नहीं आया था। आप अपनी सिटी भी ज़रूर मेंशन कर दिया कीजिए, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपको सैंपल की वीडियो मिल जाया करेगी, ग्राफ मिल जाया करेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की बातें होगी, अब सिंपल मेन टॉपिक पर आते हैं। तो हमें 24 दिसंबर मॉर्निंग स्लॉट में हमें ये क्वेश्चन एक देखने को मिला था। इसमें क्या था, द बार ग्राफ शो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन डिफरेंट वर्क प्लेस इन वन रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2001 एंड 2008। अब इसे तो थोड़ा स्टेटमेंट होगी, इसके बाद ये हमें करने को क्या कह रहा है ये ध्यान से पढ़िएगा। समराइज द डाटा बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग की फैक्टर एंड मेकिंग कंपैरिजन। बेसिकली हमें वो क्या कह रहा है, डाटा को सिलेक्ट करो एंड की फैक्टर बताओ और कंपेयर करो उसको आपस में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो सिंपल जो स्टेटमेंट लिखी होती है एक लाइन में बॉडी पैराग्राफ में सेम सेम चीज़ें लिख देते हैं, उसको कंपैरिजन ही नहीं होता है। यही रीज़न है टास्क 1 के अंदर आप अपने बैंड्स को अचीव नहीं कर पाते। मैंने कई कई स्टूडेंट को देखा, उनके एक बैंड आते हैं, हाफ बैंड आता है। बेसिकली ये 3 बैंड का होता है टास्क 1। जो टास्क 1 होता है 3 बैंड्स का होता है। तो कभी एक आ रहे हैं, कभी हाफ बैंड आ रहा है। इसमें हम ईजिली 2.5 और इवन 6 कह रहा हूँ, सॉरी 3 भी अचीव कर सकते हैं इजीली। बट आपको अब मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हमारे पास 3 पैराग्राफ होते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है, स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड लास्ट में ओवरऑल। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होती है, सर ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूट में क्या कहते हैं इंट्रो के बाद ही लिखवा दिया जाता है और कुछ इंस्टीट्यूट में बाद में लिखा। दोनों ही सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। इस जगह इंट्रो पहले, ओवरऑल पहले क्यों लिखा दिया जाता है, कई बार टाइम शॉर्टेज होने के कारण बच्चे बॉडी पैराग्राफ 1 ही लिख पाते हैं, दूसरा आधा ही लिखा होता है। जब ओवरऑल ऊपर रहेगा तो ये क्लैरिटी मिल जाती है एग्जामिनर को कि हाँ इसने अपना पूरा किया हुआ है, इसने बीच में छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो मीन्स ये है तो आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही सही वे हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखनी चाहिए। इंट्रोडक्शन को हमें बस जो हमें इंट्रोडक्शन जो दी होती है क्वेश्चन में ही उसको रिफ्रेश करना होता है कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पर दिया हुआ दी बार ग्राफ शोन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन डिफरेंट वर्क प्लेस इन वन रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2001 एंड 2008। अब इसको मैंने रिफ्रेश कैसे किया है, आप ये देखिए। सबसे पहले द गिवन वर्टिकल ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ। अब इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्टिकल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं द गिवन ग्राफ। आप वर्टिकल एंड बार ग्राफ को हटा दें, या फिर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, कॉलम भी लिख सकते हैं। आप इसे कॉलम ग्राफ भी लिख सकते हैं कि कॉलम ग्राफ, इसे कॉलम ग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी काम आएगी। तो फिलहाल के लिए मैंने ये ऐसे लिख दिया, द गिवन वर्टिकल ग्राफ कंपेयर दी शोन दी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, पीपल को मैंने इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट किया उसको, ठीक है। इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड इन सेल्स, क्या लिखा है, डिफरेंट वर्क प्लेस, मैंने उन सभी वर्क प्लेस का नाम लिख दिया। सेल्स,
कंप्यूटिंग, अकाउंटिंग, नर्सिंग एंड फार्मिंग इन वन रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2001 एंड 2008। मैंने सेम उतार दिया, थोड़ा सा रिफ्रेश किया, उसमें थोड़ी वोकैब यूज़ की, थोड़े से जो उसने उसको वर्क प्लेस लिखा था, डिफरेंट वर्क प्लेस, मैंने उनके सभी के नाम लिख दिए। तो मेरी इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट होगी। अब आते हैं बॉडी पैराग्राफ पर हमें क्या लिखना है। हमें कंपेयर करने के लिए कहा था, ठीक है। की फैक्टर तो हमें वहाँ लिखना है, ओवरऑल के अंदर हमें की फैक्टर लिख देने हैं इसके। अब कंपेयर करना है हमें बॉडी पैराग्राफ के अंदर। अब इसकी कंपैरिजन कैसे हो सकती है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें सारे वर्क प्लेस लिखे हुए हैं, यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, जितने एम्प्लॉयड थे, ठीक है। कंपैरिजन सिंपल क्या हो सकता है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे जिनके अगर उनके बैंड नहीं आते हैं, वो क्या करेंगे 2001 को बॉडी पैराग्राफ BP1 में लिख देंगे और BP2 को 2008 में लिख देंगे। इसके कंपैरिजन कैसे हुआ मुझे बताओ, कंपैरिजन बन रहा है किसी, आपने सिर्फ 2008 को बाकी फील्ड के साथ कंपेयर कर दिया, ईयर के साथ कंपेयर ही नहीं किया आपने, जबकि यहाँ पर 2 स्पेसिफिक ईयर दे रखे हों, उसकी कंपैरिजन करनी है। तो ये आपको जब आप जो करेंगे अपने एग्जाम में दे रहे होंगे, तब आपको ये क्विक डिसीजन लेना होता है, क्योंकि काफ़ी जल्दी बच्चे ना कंफ्यूजन के अंदर फटाफट यही लिख देते हैं सिंपल, जिसके कारण उनके बैंड, यही रीज़न है जो आपके बैंड 5.5 पर स्टक होते हो आप लोग। यही एक रीज़न है कि आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हो, उस वक्त कंपैरिजन सही नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आपके जो टास्क 1 के 3 बैंड है वो आपके 1 बैंड रह जाते हैं या हाफ बैंड ही रह जाते हैं, और आप फेस करते हैं कि 5.5 बैंड कैसे आ गया, मैंने तो सब कुछ लिख के आया था, मैंने कुछ छोड़ा नहीं था, ठीक है, मैंने कैब भी अच्छी की थी, बट जो आपका कंपैरिजन था वो कंपैरिजन ही नहीं सही था, ठीक है जी। तो इसके कंपैरिजन एक तरीका तो ये हो गया, BP1 BP2 को हम ऐसे लिख लेंगे कि BP1 में 2001 लिख लिया, BP2 में 2008 लिख लिया। दूसरा कंपैरिजन क्या है कि सेल और कंप्यूटिंग को BP1 में लिख लूँ, अकाउंटिंग, नर्सिंग एंड फार्मिंग को एक साइड लिख लूँ, बट ये भी इतना सही नहीं है कंपैरिजन। बट हाँ, ये कंपेयर तो हो जाएगा, ईयर कंपेयर हो जाएगा, बट इसमें हमें क्या करना है, आपको यहाँ कुछ चेंजेस देख रहे हैं, कुछ अलग सा लग रहा है। देखो, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, 2001 में कम था, 2008 में बढ़ गया। कंप्यूटिंग 2001 में कम था, 2008 में बढ़ गया, ठीक है। अब उसके बाद अकाउंटिंग डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज शो कर रहा है, ये इंक्रीज शो कर रहा है, ये इंक्रीज शो कर रहा है, ये डिक्रीज शो कर रहा है। नर्सिंग अगेन इंक्रीज शो कर रहा है और फार्मिंग डिक्रीज शो कर रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इंक्रीज वालों को एक में लिख लूँ, उनके ईयर कंपेयर कर लूँ, एंड जो डिक्रीज हो रहे हैं उनको बॉडी पैराग्राफ 2 में लिख लूँ, तो एक ये कंपैरिजन बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कंपैरिजन उस वक्त क्विक डिसीजन लेना है। ये मुझे पता है कि आपको एक दिन में नहीं आएगा, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे क्या करते हैं कि वो चलो ठीक है राइटिंग ही है ना, राइटिंग तो लिखनी है, स्कूल टाइम से लिख लेंगे राइटिंग, बट यही रीज़न उनके जब 5.5 बैंड आते हैं ना, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, वो सही तरह कंपेयर ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब मैं बॉडी पैराग्राफ में भी बहुत सिंपल है, मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ। इन 2001 अप्रॉक्सीमेटली, अब इसकी जगह भी मैं चेंज वर्ड कर सकता हूँ, इसको मैं नियरली लिख सकता हूँ, रफली लिख सकता हूँ, ऑलमोस्ट लिख सकता हूँ। आप इस तरह के वर्ड चेंज कर सकते हैं, एक ही वर्ड के साथ नहीं आपको जाना है, आपको वेरिएशन लेकर आना है, ठीक है जी। मैंने जैसे लिखा इन 2001 1,80,000 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड इन सेल सेक्टर्स। हाँ जी, क्या कहते हैं, पहले साल में 2001 के अंदर 1,80,000 स्टूडेंट वर्कर थे जो काम कर रहे थे सेल सेक्टर के अंदर। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स, 7 साल का गैप है, इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स ए स्लाइट रोज, स्लाइट की जगह भी आप नियरली लिख सकते हैं या मिनिमम लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप देख लीजिएगा आपको क्या लिखना है, वोकैब यूज़ कीजिए, वेरिएशन लाएं, तभी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा राइटिंग टास्क के अंदर, ठीक है। रोज वॉज नोटिस्ड 10,000 मोर पीपल एम्प्लॉयड इन सेल सेक्टर। हाँ जी, 10,000 का यहाँ 1,80,000 था, यहाँ पर वो 1,90,000 तक पहुँच गया, ठीक है जी, मैं सही हूँ। अब बात करते हैं आगे, चलो ये सेल सेक्टर हो गया। अब बात कर लेते हैं और किस में बढ़ रहा था, कंप्यूटिंग एंड नर्सिंग में। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, द एम्प्लॉय इन कंप्यूटिंग एंड नर्सिंग सेक्टर ऑल्सो एक्सपीरियंस मिनिमल ग्रोथ, ठीक है जी, थोड़ी सी ग्रोथ उनमें भी देखने को मिली है। क्या मिली है, फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000 इन कंप्यूटिंग सेक्टर, ठीक है जी। यहाँ पर 1 लाख का से वो 1,20,000 तक टच हो गए, ठीक है। उसके बाद एंड फ्रॉम 14,000 to 50,000 in the nursing sector during the given period of time,
ठीक है, मैंने यहाँ कुछ गलत तो नहीं लिखा, मैंने सिंपल ही लिख दिया कि जो एम्प्लॉयमेंट थी कंप्यूटिंग एंड नर्सिंग सेक्टर में, उनमें भी एक थोड़ी सी उन्होंने भी एक ग्रोथ एक्सपीरियंस की। जो पहले जो अपने कंप्यूटिंग थी वो 10,000 से 1 लाख से 1,20,000 तक पहुंच गई। जो नर्सिंग सेक्टर था वो 40,000 से लेकर 50,000 तक पहुंच गया। जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसके अंदर अंदर आप इसकी जगह गिवन पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम भी लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। आप वेरिएशन लाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। चलिए, अब मेरी ये 3 चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी कि जो ग्रोथ वाली थी वो मैंने हटा दी। ठीक है, अब बचे हमारे पास अकाउंटिंग एंड फार्मिंग। अब इस पर मैंने एक अटैचमेंट लगाई, एक क्विक ग्लैंस एट द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन। आप ये हर एक के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप वेरिएशन लेकर आएँ, क्योंकि अगर वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये यूज़ करना शुरू करेंगे अपने आइल्स के अंदर। तो आप वेरिएशन लेकर आएँ, यूनिकनेस लेकर आएँ अपने। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए क्विक ग्लैंस एट द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन शो डैट मैन पावर इन अकाउंटिंग एंड फार्मिंग सेक्टर डिक्लाइंड विद टाइम। मैंने लिख दिया, सिंपली लिख दिया कि बाकी की इन्फॉर्मेशन ये शो कर रही है जो मैन पावर थी अकाउंटिंग एंड फार्मिंग सेक्टर की, वो टाइम के साथ घट रही थी। चलिए अब उसको डिटेल में लिखते हैं। इन 2001 द वर्क फोर्स in the accounting sector just less than 1 lakh were employed and only 30,000 people worked in farming field। यानी कि मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2001 के अंदर जो वर्क फोर्स थी अकाउंटिंग सेक्टर के अंदर वो 1 लाख से कम थी, और जहाँ की अब फार्मिंग में वो 30,000 थे। ठीक है जी, अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ये तो पहले 1 साल की होगी 2001 में, अब 2008 की भी लिखनी है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, इन द अकाउंटिंग सेक्टर द फिगर स्टूड एट जस्ट ओवर 3/4 एंड निग्जिबल अमाउंट ऑफ employment was noticed in the farming sector in 2008। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि जो अकाउंटिंग सेक्टर के जो लोग थे वो सिर्फ जो 3rd क्वार्टर से थोड़ा ऊपर थे। यानी कि मैं आपको, अब ये 3rd क्वार्टर काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आएगा। बेसिकली 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। सिमिलरली अगर 100 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो वो 4 में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि 25 के 4 बनेंगे। तो यहाँ 80,000 थे, तो उसे मैंने क्वार्टर किया, मैंने कहा 3 जो 3rd क्वार्टर से थोड़ा सा ऊपर है। बट जो अगर मैं फार्मिंग की बात करूं उसमें बहुत ही कम अमाउंट की एम्प्लॉयमेंट नोटिस की गई डिक्रीज में। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया। आप देख सकते हैं अकाउंटिंग सेक्टर में एंड ये डिक्रीज क्लियर हो। अब ओवरऑल की बात करते हैं। अब इसमें हमें की फैक्टर क्या देखने को मिल रहा है, एक तो ये है कि जो सेल्स है, ठीक है, ये दोनों साल में ही बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों साल में सबसे ज़्यादा है, और ये जो फार्मिंग है दोनों ही साल में सबसे कम है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, तो हम इसे एक की फैक्टर मान सकते हैं। बाकी में अगर कंपेयर करें, हम सबको तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक जो की फैक्टर होता है, जो सेल्स की सबसे ज़्यादा है और फार्मिंग की सबसे ज़्यादा कम है, तो मैंने सेम यही लिखा है यहाँ पर। It can be seen that the sales sector had the maximum workforce while the minimum amount of employed was noticed in farming sector in both year। यानी कि दोनों साल में सेल सबसे ज़्यादा थी और फार्मिंग के जो एम्प्लॉयड थे वो सबसे ज़्यादा कम थे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा, मोर ओवर एम्प्लॉयमेंट फिगर्स डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अदर सेक्टर इन बिटवीन 2 years। यानी कि उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखने को मिला है, कोई मतलब ह्यूज, जिसे कहते हैं ना ह्यूज चेंज नहीं आया, तो थोड़े से मिनिमम चेंज है, यानी कि सेल थोड़ा ही बढ़ी और फार्मिंग थोड़ी ही घटी। तो ये ओवरऑल था। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपको ये रीड आउट करना है तो ये ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कैनेडियन फीवर पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पर रीच आउट करें। अगर आप इंस्टाग्राम वीडियो में देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी रीच आउट कर सकते हैं। और भी टास्क 1 आने वाले हैं, जो कि एक पोटैटो के ऊपर था, जो कि टेबल था, उसकी भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया, अगर आया तो क्या आया, अगर नहीं आया तो क्या आया। बाकी मेरी तरफ से बाकी सब यही है कि आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। मैं उम्मीद करूँगा आप सभी बच्चे अपने डिज़ायरमेंट अचीव करें और जल्द से जल्द अपनी ड्रीम कंट्री मूव कर जाएँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।